आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में। तो पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, तो समझिए एक तरीके से कि भाई हर व्यक्ति के चेहरे पे एक मास्क होता है, चेहरा होता है। मतलब जैसा हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम भले आदमी हैं या हम बेईमान आदमी हैं, कैसे आदमी हैं, है ना। आप अंदर से कैसे हो ये आप जानते हो, और आप अपने आप को बाहर से कैसा दिखा रहे हो, वही आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है। पर्सनालिटी, जैसे कि एक सरल सा उदाहरण दें कि अपन कहीं शादी ब्याह में लड़की देख भी जाते हैं, तो लड़की जब देखते हैं तो सब कहते हैं भाई लड़की बड़ी गऊ है, सीधी सच्ची है। और लड़की भी जब देखने आती है तो वो चाय वाय लेके बढ़िया भली बन के आती है। और जब वो शादी होके घर में आ जाती है तो मालूम चलता है कि वो पर्सनालिटी कैसी है। शादी के टाइम तो मालूम चलता है कि अरे बड़ी भली है, लड़का भलो भलो है, वो तो बिल्कुल लौंग नहीं खाए, है ना। वो शादी के बाद मालूम चलता है, धीरे धीरे पोलें खुलती हैं कि कौन कैसा है। तो पर्सनालिटी जो शब्द है ना, जैसे हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, ये शब्द बना काय से, परसोना से। और परसोना का अर्थ होता है मास्क, मुखौटा। तो ये पर्सनालिटी हमारे व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, विशेष बालक, ये मैंने कहा था कि हमारे बाल विकास के मुख्य टॉपिक हैं, इनको हम देख रहे हैं। तो देख लीजिए आप, इन्हें पीपीटी में से पढ़ेंगे हम। तो देखिए, व्यक्तित्व शब्द की बात करें अगर हम, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग साधारण बातचीत के दौरान बहुतायत किया जाता है। हम लोग सामान्यतः कहते हैं भैया इसकी पर्सनालिटी कैसी है ना। और आजकल तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी चलते हैं। साधारण बातचीत में व्यक्तित्व शब्द किसी ऐसे गुण या विशेषता को इंगित करता है जिसे सभी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने एवं पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से विशेष महत्व देते हैं। कोई व्यक्ति खुश मिजाज है, सब में जल्दी ढल जाता है। कोई व्यक्ति अकड़ू टाइप है, कोई घमंडी है, कोई सिर्फ अपने काम काम को देखता है, कोई बिल्कुल बिंदास करता, चलो होएगा जो देखेंगे। कोई बहुत कंजूस होता है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। कोई वो तो भगत जी आदमी है, कहते हैं मैंने भगत जी आदमी है, अरे वो तो भारी भारी मक्खी चूस है। तो ये व्यक्ति की पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। ठीक है। व्यक्तित्व के आंतरिक व बाह्य गुण, लक्षण, विशेषताएं जिनसे समाज में उसकी पहचान बने, चाहे तो वो बाह्य गुण हो या आंतरिक गुण हो, उसके लक्षण, उसकी विशेषता जिससे समाज में उसकी क्या बनती है, पहचान बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। अर्थात मानव का बाह्य स्वरूप, उसके आंतरिक गुणों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व। उसके अंदर क्या है, उसके बाहर, अंदर गुण बाहर गुण सबको मिला जुला कर क्या कहते हैं अपन, व्यक्तित्व कहते हैं या पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक। अब अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी शब्द जो है वह हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। ठीक। जो लैटिन भाषा के शब्द का से बना है, परसोना से। तो ये कभी ये क्वेश्चन आपके उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ना। 2017 में जो आपका क्वेश्चन था कि भाई व्यक्तित्व शब्द काय से बना है, तो परसोना से बना है। ये आपके उसमें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपरवाइजर के में। ठीक है। हेलो, है ना। अब देखिए, इस परसोना का अर्थ क्या होता है, नकली चेहरा या मुखौटा, या हम जिसे क्या कह सकते हैं, मास्क कहते हैं। ठीक है। मुखौटे के अनुरूप वेशभूषा, रंग, बोलचाल और व्यवहार व्यक्त करना क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो भाई परसोना शब्द जिसका अर्थ होता है मुखौटा, मास्क, और मुखौटे के अनुरूप हम जैसा अपना रंग, अपनी बोलचाल, अपना व्यवहार लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व की बात हुई। व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आपको कुछ पढ़नी है, ज़्यादा नहीं दिए मैंने, मात्र 4 परिभाषाएं दी हैं, और चारों परिभाषाओं को आपको लिखना है, अच्छे से पढ़ना। जैसे कल बुद्धि की दी थी, बुद्धि की, व्यक्तित्व की, अधिगम की, विशेष बालकों की, ये परिभाषाएं आपको, ये पीपीटी अभी यहाँ मत लिखो, पीपीटी बस लिखना घर पे आराम से, यहाँ पढ़ लो, केवल घर पे लिख के लाना और याद करके आना, कल पूछूंगा। तो गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान सुनना, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप। समन्वित रूप कौन कह रहा है, समन्वित का मतलब क्या होता है, मिला जुला सभी गुणों का, गिलफोर्ड ने। तो आप याद रखेंगे कि समन्वित गुणों का रूप किसने कहा है, गिलफोर्ड ने। अब वॉटसन क्या कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है, वॉटसन ने। जो कुछ भी करते हैं वो सब क्या है, हमारा व्यक्तित्व है। मन के अनुसार, मन कह रहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यता, अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। तो आप याद कर लेंगे, विशिष्टतम संगठन की बात कौन कर रहा है, मन कर रहा है। ठीक है।
वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता कौन कह रहा है? वुडवर्थ। तो गिलफोर्ड कह रहा है गुणों का समन्वित रूप, वाटसन कह रहा है हम जो कुछ करते हैं व्यक्तित्व, मन कह रहा है विशिष्टतम संगठन, और वुडवर्थ कह रहा है समग्र गुणात्मक। इन्हीं से केवल याद कर लेना है ना, 4 परिभाषाएं, कुछ ज्यादा परिभाषा याद करना नहीं है, ठीक है? तो हो जाएंगी याद 4 परिभाषाएं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखते हैं। व्यक्तित्व का वर्गीकरण के कितने प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं? तो व्यक्तित्व के अलग अलग, भारतीय दृष्टिकोण अलग है हमारा इंडिया का, और पाश्चात्य दृष्टिकोण अलग है, मतलब जो विदेशी लोग करते हैं, यूरोप के, इंग्लैंड के जो लोग करते हैं। तो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है भाई, वो हम देखें तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण पहले बात करेंगे अपन किस दृष्टिकोण से? पाश्चात्य दृष्टिकोण से। पाश्चात्य समझ रहे हो ना, यूरोपीय विदेशी लोगों ने जो वर्गीकरण किया है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे पहले जो है शरीर संरचना के आधार पर 2 लोगों ने बांटा है, बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पर। एक तो क्रैचमर है और एक सेल्डन है। कौन है? क्रैचमर भी कह देते हैं, और सेल्डन, ठीक है? इन 2 लोगों ने बांटा है। कैसे? देखो शरीर की बनावट कैसी है भाई, मैंने कहा कोई व्यक्ति ठिगना है तो वो पक्का है कि वह गोल मटोल मोटा ताजा होगा, है ना? एक व्यक्ति लंबा टाइप का है, वह सूखा मरा दूबरा पतला मरा होएगा। एक व्यक्ति बिल्कुल फिट फाट है, ना बहुत लंबा है ना बहुत ठिगना है, उसकी बॉडी बिल्कुल फिट है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताएं। जो ठुकने होते हैं वो गोल मटोल होते हैं, वो खुशमिजाज होते हैं, वो टेंशन नहीं लेते हैं, अपनी बात बेबाक रख पाते हैं, कोई उनसे कुछ कह दे तो वो किसी की बुरी भी नहीं मानते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पाते हैं, मजाकी टाइप के लोग होते हैं, हमेशा हंसते रहने वाले। जो दुबले पतले मरे मराए होते हैं वो बिल्कुल बहुत रंजीले स्वभाव के होते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, मन ही मन में कुटते रहते हैं, लंपा जैसे उमटते रहते हैं। और जो फिट लोग होते हैं, है ना, वो बिल्कुल जैसा परिवेश होता है वैसे माहौल में डल जाते हैं, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए किसने? क्रैचमर ने और सेल्डन ने। ये जो वर्गीकरण है काय के आधार पर है? ये शरीर की संरचना के आधार पर। काय के आधार पर है? तो भाई क्रैचमर क्या कह रहा है? क्रैचमर ने कहा कि क्रैचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। आधार क्या है? शारीरिक संरचना, ठीक है? पहला क्या है भाई? पहला है जिसे हम बोलते हैं स्थूल काय। स्थूल काय मतलब, स्थूल मतलब मोटे ताजे नाटे, और ये बढ़िया हमेशा मस्त रहते हैं, इन्हें पिकनिक भी कहते हैं, पिकनिक मनाते रहते हैं, ठीक है? तो स्थूल काय है, मोटे ताजे नाटे हैं और हमेशा पिकनिक मनाते रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। दूसरे हैं सुडौल काय, जिनसे ये खिलाड़ी प्रवृत्ति के, या मतलब जो दौड़ भाग में रहते हैं, इन्हें चूंकि खिलाड़ी कैसे होते हैं? एथलेटिक किसे बोलते हैं? खिलाड़ियों को बोलते हैं, ठीक है? और तीसरे जो है हमारे क्षीणकाय मतलब होते हैं, क्षीण मतलब जिनका शरीर क्षीण हो गया है, दुर्बल शरीर के, जिन्हें एस्थेनिक कहते हैं, जिनका कहते हैं एस्थेनिक, या लिप्टोसोमेटिक भी कहा जाता है, एस्थेनिक। तो आप याद रखेंगे, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। मोटे ताजे फिट और दूबरे, मोटे ताजे फिट और दूबरे, नाटे व्यक्ति खिलाड़ी प्रवृत्ति के, दुर्बल शरीर के, स्थूलकाय, सुडौलकाय, क्षीणकाय। अब ये जो मिश्रित है ना, मिश्रित, ये कोई वर्गीकरण है नहीं वास्तव में, ये 3 ही वर्गीकरण है। ये मिश्रित मतलब क्या है? इन तीनों का मिला जुला स्वरूप। तो मिले जुले इसे हम डिस्प्लॉस्टिक भी कहते हैं, ये आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, आप 3 याद रखेंगे, स्थूलकाय, सुडौलकाय और क्षीणकाय। समझ गए? ये नाम पूछे जाते हैं, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, ये 3 नाम पूछे जाते हैं। पिकनिक मजे में रहने वाले नाटे गोल मटोल लोग, एथलेटिक तो दौड़ने भागने वाले लोग खिलाड़ी, और एस्थेनिक दुबरे पतरे मरे मराए गुस्सेल, ठीक है? अगला देखिए सेल्डन के अनुसार, सेल्डन ने भी क्या आधार पर किया है? शरीर संरचना के आधार पर ही किसने किया है? सेल्डन ने किया। तो 2 व्यक्तियों ने किया है, और बिल्कुल उसके जैसे ही है ये भी, बस इसने थोड़ा सा नाम अलग कर दिए। देखो गोलाकार मतलब भाई नाटे गोल मटोल मोटे लोग, आयताकार मतलब ये हमारे जो खिलाड़ी टाइप के लोग, और लंबाकार मतलब वो दूबले पतले मरे मरा रंजीले। ये नाम पूछ जाएंगे, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार तो सामान्यतः नहीं पूछाएंगे, पूछाएंगे आपसे एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। एंडोमार्फिक मतलब गोल मटोल नाटे लोग, खुशमिजाज पिकनिक टाइप के लोग, बिल्कुल क्रैचमर का उसका एक जैसे ही हैगा। और ये आयताकार, मेसोमार्फिक, खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग, दौड़ने भागने वाले लोग, और लंबाकार मतलब एक्टोमार्फिक, दुबले पतले मरे मरा रंजीले गुस्सेल, ठीक है? समझ गए? तो ये आप याद कर लेंगे, सेल्डन ने और क्रैचमर ने क्या क्या बांटा है?
शरीर संरचना के आधार पर। अब भाई आता है किसके अनुसार, स्प्रेंगर। स्प्रेंगर का जो वर्गीकरण है वो काय के आधार पर, देखो ध्यान से देखो, समाज शास्त्रीय, क्या है, समाज शास्त्रीय के आधार पर है काय का, स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने समाज शास्त्र के आधार पर लोगों को कितने भागों में बांटा भैया, समाज शास्त्र के आधार पर लोगों को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। समाज शास्त्र के आधार पर लोगों को 6 भागों में, कि भाई व्यक्तित्व कितने प्रकार होता है, 6 प्रकार का। किसने बांटा है, स्प्रेंगर ने, ठीक है। अब देखो कौन कौन से वो 6, नंबर 1 सैद्धांतिक प्रवृत्ति के लोग, जो भैया सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग कवि, लेखक, दार्शनिक आदि बनते हैं, ठीक है। आप याद करो, सैद्धांतिक, राजनीतिक, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, सामाजिक कामों में, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, जो सजने संवरने में हमेशा टाइम पास करते रहते हैं, धार्मिक, जो भगत जी टाइप के लोग होते हैं, और आर्थिक, जिन्हें केवल पैसे सब कछू है। समझ गए, तो भाई देखो कितने हैं, 6। इधर ध्यान से देखना, सैद्धांतिक जो सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, राजनीति में जिन्हें बहुत नेतागिरी करने का शौक होता है, सामाजिक जिन्हें समाज सेवा का भारी शौक है, सौंदर्यात्मक जो सजने संवरने मस्त रहते हैं, धार्मिक जो पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, और आर्थिक जिन्हें केवल पैसा ही माई बाप, ठीक, बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये 6 कौन ने माने हैं, स्प्रेंगर ने, ठीक है, काय के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर। अब देखो ये दिया फ्रेडमैन और रोजमैन का वर्गीकरण, इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्ति माने हैं, एक ए और बी। बस ए मतलब जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, और जो बिंदास रहते हैं वो बी है। ये कभी पूछे तो फ्रेडमैन ने, और न्यूमैन और स्टर्न ने इनका वर्गीकरण ही सामाजिक आधार पर, ये है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। न्यूमैन तथा स्टर्न का वर्गीकरण उन्होंने 2 माने हैं, जो लोग बहुत विश्लेषण करते हैं और जो बहुत संश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब फैला देते हैं चीजों को, बहुत डिटेल में बताते हैं हर बार। कुछ लोग आज देखो आपने, हर चीज आराम से तो कहेंगे नहीं, शॉर्ट में वे बिल्कुल बढ़िया लगे ही रहते हैं विस्तार से, मतलब अपन के भैया जल्दी क्या कहते हैं यार, है ना, तो अपन पक जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि अपन समझ नहीं यार, नेक में थोड़ा सा कह के भग गए। तो विश्लेषण और संश्लेषण ये किसने कहा भैया, न्यूमैन और स्टर्न ने, और फ्रीडमैन ने ए और बी माना, बस, ठीक है। स्प्रेंगर ने कितने माने, 6 माने। कितने माने, 6। तो ये तो सिंपल नाम है, सैद्धांतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, धार्मिक और आर्थिक। अब चलो ठीक है, और आगे देखते हैं जुंग के अनुसार। अब जुंग को जानते हो, जुंग को यंग भी कहते हैं। ये किसका है भैया, जुंग यंग। ये कौन है जुंग, ये जो जुंग यंग है ना भैया, ये नव मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य हैं। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था, विश्लेषणवाद, क्या दिया था, मनोविश्लेषणवाद, क्या दिया था, मनोविश्लेषण। तो जुंग के अनुसार किया गया वर्गीकरण वर्तमान में सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। क्या के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व कितने प्रकार माना, 3 प्रकार का, बाहरमुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। बाहरमुखी कौन, जो खुशमिजाज टाइप के लोग हैं, जो कहीं पर भी बढ़िया हिल मिल लेते हैं, आराम से मस्त रहते हैं, अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रख सकते हैं, सबसे मजाक करते हैं, मजाक सहन भी करते हैं, मजाक करते हैं, तो ठीक है। इसलिए ये लोग हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। ऐसे जो अपनी, जिन्हें अपन मुंहफट बोलते हैं, वो लोग क्या होते हैं, खुश मिजाज। खासतौर पर ऐसे लोग हमेशा आपको मोटे ताजे बढ़िया मस्त मिलेंगे, जिन्हें कोई टेंशन नहीं होती। जो बहुत चिंता करते हैं, वो अपनी बात कभी किसी से नहीं कह पाते हैं। वो मन ही मन में आप उनसे कुछ कह दो तो आपसे स्पष्ट तो नहीं बोलेंगे, पर मन ही मन में कुटते रहेंगे, और वो चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं तरघूना, है ना। वो बिल्कुल नीचे बात कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा बस, लेकिन सब मन में गुड्डते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, ठीक है। ये नहीं कि आप अब बुरा मान लो कि बाहरमुखी अच्छे हैं और अंतर्मुखी बुरे हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व टाइप के लोग जैसे कि बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, कोई दार्शनिक बन जाते हैं, फिलोसफर बन जाते हैं, वो कवि बन जाते हैं, भले किसी से बोल कुछ नहीं, लेकिन अब अपना काम बहुत अच्छे से करते रहते हैं। और बाहरमुखी भी, तो बाहरमुखी के व्यक्ति टाइप के जो लोग होते हैं, वो नेता बन जाते हैं, वो एक्टर बन जाते हैं, वो अच्छे टीचर बन जाते हैं, जो अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं, ठीक है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बाहरमुखी व्यक्तित्व, और उभयमुखी व्यक्ति ऐसे हैं कि जो हवा देख के त्याव लगाते हैं। हवा देख के त्याव मतलब जैसा मौसम हो, हवा देख के त्याव लगाना मतलब जैसी परिस्थितियां हो वैसे, जैसा देश वैसा वेश, जिनमें दोनों प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है भारतीय दृष्टिकोण। ये क्या, कौन सा दृष्टिकोण है, अभी तक कौन से पढ़ रहे थे अपन, पाश्चात्य। अब ये हमारा दृष्टिकोण कौन सा है, भारतीय दृष्टिकोण। अब भारतीय दृष्टिकोण में किसके अनुसार, गीता के अनुसार। काय के अनुसार है ये, गीता के अनुसार। अब गीता के अनुसार अपन देखते हैं तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व भगवान कृष्ण ने बताए गीता में। देखिए 3 प्रकार के गुण बताए, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण।
भाई रजस तमस, है ना, और सत्व। ठीक है, तो ये सत्व रजस तमस। देखो तमस कौन है? जो केवल आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं, खाना पीना और उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, दुनिया में भाड़ में जाए, जो हो रहा होते होकर हमें मतलब नहीं। रजस कौन होते हैं? जो केवल कर्म में विश्वास करते हैं कि हर बिल्कुल जिन्हें बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो रजस में आते हैं। और सत्व में किसे आते हैं? जो केवल धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो केवल सब कुछ ईश्वर छोड़कर निष्काम कर्म करते रहते हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, तमस मतलब राक्षस, रजस मानस मनुष्य, सत्व माना देवता। ठीक है, तो देखिए सतोगुणी जो ईश्वर और धर्म में से विश्वास रखते हैं, रजोगुणी जो कर्म में आते हैं। ठीक है, तो जिनमें कुछ गुण कुछ अवगुण, रजोगुण में सभी सब गुण क्या होते हैं? सभी गुण संपन्न होते हैं। तमोगुणी ये दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के और सुख प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में विश्वास रखते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, अगर हम सबसे प्राचीन जो देखें, वो सिद्धांत किसने दिया था वर्गीकरण का? ये दिया है टाइपोलॉजी, ग्रीक में चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटस ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत प्रतिपादित किया था। हिप्पोक्रेटस जो है आप जानते हैं, हिप्पोक्रेटस ये चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। कहा के चिकित्सा शास्त्र जनक कहे जाते हैं कौन? हिप्पोक्रेटस। उन्होंने ये दिया था नेचर ऑफ मैन में। इन्होंने स्वभाव के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व बनाए। काल पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रदान और कफ प्रदान। काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रदान और कफ प्रदान, ये 4 प्रकार की पर्सनालिटी बताई किसने? हिप्पोक्रेटस ने। ये स्वास्थ्य के आधार पर जो जिनका काला पित्त है वो उदास, हताश, निराशावादी व्यक्ति होते हैं। पीला पित्त के क्रोधी, चिड़चिड़ा, गुस्सैल होते हैं। रक्त प्रदान में प्रसन्न चित्त, खुशमिजाज, है ना, क्रियारत, चंचल होते हैं। और कफ पित्त ये जो है विरक्त भाव के, शून्य आदि, जिनका भाव कैसा? विरक्त हो गया, संसार मोह माया से दूर हो गए। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने भी बताए, थॉर्नडाइक जो एक शिक्षा शास्त्री है, उसने भी बताए भाई आधार चिंतन कल्पना शक्ति के आधार पर, तो सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। कल मैंने बताया बुद्धि के प्रकार भी किसने बताया? थॉर्नडाइक ने। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, याद आ रहा है क्या कुछ? तो ऐसे इन्होंने सूक्ष्म विचारक जो बहुत छोटा सोचते हैं, प्रत्यक्ष जो सामने है उसके बारे में सोच पाते, ये सूक्ष्म विचारक काय में आ गए? मूर्त बुद्धि में आ गए। जो अमूर्त बुद्धि में, अमूर्त बुद्धि मतलब क्या? जो सामने वस्तु है नहीं है, मन, आत्मा, परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या है? सूक्ष्म विचारक हो गए कि नहीं हुए? प्रत्यक्ष विचारक जो सामने है उसकी बात करते हैं। और स्थूल विचारक, है ना, जो बिल्कुल स्थूल मतलब सामने मोटे ताजे, इस प्रकार से प्रत्यक्ष टाइप का ही हो गया ये। तो ये 3 प्रकार की पर्सनालिटी किसने बनाई है? थॉर्नडाइक ने। ये 4 प्रकार की किसने बनाई? काला पित्त, पीला पित्त, रक्त कफ प्रदान, हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, तो और गीता के अनुसार रजस तमस सत्व। ठीक है, और सेल्डन स्वयं के अनुसार 2 4 3 हो गए शरीर संरचना के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार के अनुसार कितने प्रकार? 6 प्रकार के हो गए सैद्धांतिक में। ठीक, तो हो जाएगा ये। चलिए अब बस हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। वैसे सिद्धांतों को डिटेल हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन सिद्धांतों को मैं आपको शॉर्ट बता दे रहा हूँ। सिद्धांत जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत वैसे 2-3 सिद्धांत और हैं, लेकिन हमारे ये मोस्ट हैं। जैसे मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। इसने 3 प्रकार के मनो के बारे में बताया है। कौन कौन से मन बताया भैया? इन्होंने बताया कि भाई मन कितना होता है? एक चेतन मन होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? अचेतन मन होता है ना, और तीसरा होता है क्या? अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन, ये 3 प्रकार के क्या बनाया उसने? मन बताए हैं। ठीक है, और तीनों प्रकार के मन के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार की पर्सनालिटियां बताई हैं। कौन कौन बताई हैं? पहली बताई है उसने क्या? इदम। क्या बताई है? इदम, है ना। दूसरी है अहम, और तीसरी है परम अहम। क्या है? परम अहम। ये आप लोग याद रखना अच्छे से। इदम को क्या कहा है? एड। क्या कहा है? एड अंग्रेजी में। और अहम को क्या कहा है? ईगो। क्या कहा है? ईगो। और परम अहम क्या कहा है? सुपर ईगो। क्या कहा है? सुपर ईगो। सुपर ईगो। अब याद रखेंगे, इन्होंने मन की तुलना कैसे करी है? बर्फ, पानी में डूबे हुए बर्फ के टुकड़े से। कैसे करिए? पानी में डूबे हुए बर्फ। जैसे मान लीजिए पानी में कोई बर्फ का टुकड़ा डूबा है, तो वह 90% तो पानी के अंदर रहता है, और बाकी जो है
ये 90% कहाँ है, पानी के अंदर, और 10% पानी के ऊपर दिखाई देता है। उनका ऐसा मानना है कि भैया जो चेतन मन है वो कितना है, 10%। मतलब हम अपने आप को जैसे दिखा रहे हैं वैसे कितने हैं, 10%। बाकी 90% हमारा क्या है, अचेतन मन। अचेतन मन मतलब हमारे अंदर हम कैसे हैं वो उस दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर अपना सब कुछ खोल के दुनिया सामने रख देंगे तो हम एक पल जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कितने कैसे हैं वो केवल हम ही जानते हैं। तो अब 90% क्या है, अचेतन मन, ठीक है, और 10% क्या है, चेतन मन। व्यक्ति अपने आप को दिखाता कैसे है, 10%, वो 90% जैसा उसको अंदर पता है। अच्छा, ये इसी के आधार पर उसने 3 प्रकार की पर्सनैलिटी बताई, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बताया जाए, वैसे बहुत बार मैंने आपको समझाया, फिर एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि भाई जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में, कोई व्यक्ति बाजार जाता है और उसको कुछ मिठाई खाने का मन करता है, लड्डू खाने का मन करता है, उसके जेब में पैसे नहीं, ठीक है, एक व्यक्ति है, तो उसका मन कर रहा है कि उसे लड्डू खाना है, मुंह में लार आ रही है, सामने लड्डू रखे हैं, दुकान पे सामने खड़ा है ना, पर पैसे जेब में नहीं है, तो अब उसका वो मन ये कह रहा है कि चाहे कैसे भी करके लड्डू खाना है, चाहे तो चुराओ, मांगो, भीख मांगो, पर लड्डू खाना है। इच्छा पैदा हुई, वो कहाँ से पैदा होती है, आपकी अचेतन मन से। कहाँ से पैदा होती है? अब अगर आपने उस इच्छा को पूरा किया तो आपको पता है कि आप में वहां लट पड़ सकते हैं, चोरी, दुनिया के सामने आपकी हंसी उड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि पैसे है नहीं है। तो आपका जो चेतन मन है वो आपको ये समझाता है कि नहीं भाई, यहाँ हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लठ पड़ जाएंगे और यहाँ पर बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तो आपका जो अचेतन मन है उसने उस इच्छा, अगर चेतन मन हावी रहा तो इस इच्छा को दबा देगा। जो इच्छा हुई थी ना पैदा, वो दब जाएगी, कायम चली जाएगी वो अचेतन मन में, कायम चली जाएगी अचेतन मन में। बात समझ में आ रही है आपकी? तो चेतन मन हावी हो गया। लेकिन भाई आप अगर भले ही आपने इच्छा को दबा लिया, भले ही आपने इच्छा को अपनी को दबा लिया, लेकिन फिर भी आप वहां दुकान पे खड़े हैं, तो कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति समझ जाएगा कि तेरा मन लड़ुआ खाने का है, क्योंकि तू वहां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए तो तेरी निगाह वहां जाएगी, है ना, मुंह में लार आएगी, वो समझ में आ ही जाता है कि तेरा मन क्या है, लड्डू खाने का है। तो हमारे व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव कायगा पड़ता है अचेतन मन का, ये आप याद रखेंगे। देखिए जो इदम है ना, इदम, ये काय से चलता है, अचेतन मन से। काय से चलता है, अचेतन मन। इदम मतलब जो है ये पशु जैसा प्रवृत्ति है। कैसी है? पशु जैसे। पशु के लिए कोई मतलब नहीं है भाई, उसके उसके काम की, उसके भोजन की पूर्ति होनी चाहिए, कैसे हो रही है वो नहीं समझेगा ना, वो जानता, इसलिए वो क्या है, पशु है। लेकिन जो हमने कहा जो चेतन मन है वो काय को कंट्रोल करता है, अहम। अहम मतलब क्या है? ये मनुष्य जैसी प्रवृत्ति है। कैसी है? मनुष्य जैसी प्रवृत्ति है ना। समझ में आ रही मेरी बात? ही तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, काय की? चेतन मन की। वो आपको बताता है कि सही गलत में, उचित अनुचित में भेद बतलाता है, ठीक है। तो आपको ये सही में आया। जैसे ये क्या होता है, अर्धचेतन मन क्या होता है? अर्धचेतन मन ऐसा होता है कि भाई जैसे आपको कोई चीज अचानक याद है लेकिन आप किसी का नाम भूल गए, पेपर में क्वेश्चन आपको आ रहा था लेकिन आप उस समय याद नहीं है, जस्ट आ गया। कभी कभी आपने ऐसा, हम कहते लोग आपको ऐसा कहते मिलते होंगे ना कि भाई अरे यार उसका अच्छा नाम है, बस जुबान पे रखा है, आ नहीं रहा सामने। तो वो क्या होता है, एकदम हड़बड़ा जाना, एकदम भूल जाना, वो क्या होता है, अर्धचेतन मन। क्या होता है? अर्धचेतन। तो चेतन, अचेतन मन क्या होता है? इच्छाओं को पैदा करता है। चेतन मन इच्छाओं को, उचित इच्छाओं को पूरा करता है और अनुचित इच्छाओं को रोकता है। और वो इच्छाएं रुक रुक कर कायम इकट्ठी होती रहती हैं, अचेतन मन। और अचेतन मन से आपका कौन तय करता है? आपसे आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व को कौन कंट्रोल करता है? अचेतन मन। आपकी पर्सनालिटी को सबसे प्रभावित कौन करता है? अचेतन। जैसे मैंने कहा आपको नींद आ रही है, आपकी इच्छा है ना, एड जो व्यक्तित्व वो कह रहा है कि सो जाओ, नींद आ रही है, कमर दर्द कर रही है, सोना है। लेकिन आपका क्षेत्रमान कह रहा है कि नहीं, क्लास में बैठे, नहीं नहीं सोना है, सर के कहेंगे। लेकिन फिर भी आपके शकल पे दिखेगी ना, आप ऐसे करोगे, वो करोगे, तो समझ में आ जाए कि आपको आलस आ रहा है, नींद आ रही है। मतलब आपकी पर्सनालिटी को कंट्रोल कौन करता है? अचेतन मन। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो ये अचेतन मन, ये 3 प्रकार के मन होते हैं। किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड ने। इसी को कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। इससे 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, इदम, अहम, परम। इदम मतलब पशु जैसी प्रवृत्ति है। कैसी भाई? पशु प्रवृत्ति है कि इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, कैसे हो रही है उसे मतलब नहीं है। अहम कहता है कि नहीं, वैलिड तरीका ये है, समाज में ये मान्य है और समाज में ये अमान्य है,
इससे ऐसे करोगे तो डंडे पड़ेंगे, है ना। कोई लड़की पसंद आ गई, वो बोल रहा है जाओ बोलो ये आई लव यू, वो कहे आई एम क्या, डंडा पड़ जाएंगी, चप्पल पड़ जाएंगी, मत बोले। और ये कह रहा है सुपर आई एम करने, भाई किसी की बहन बेटी है, जैसी दूसरे की बहन बेटी, जैसे मेरी बहन बेटी, ये है देवता रूपी, क्या है, देवता रूपी, देवतुल्य, ठीक है, समझ गए। ये वही वर्गीकरण हो गया। ये जैसे एकदम मान लो क्या हो गया, तमस हो गया, अहम क्या हो गया, रजस हो गया, और परम अहम क्या हो गया, सत्व हो गया, सतोगुण हो गया। समझ में आई मेरी बात, ठीक वैसे ही। अच्छा ये सिद्धांत हो गया सिगमंड फ्राइड का। अब अगला क्या दिया हमारा, विशेषक सिद्धांत। ये किसने दिया है, आरबी कैटल ने। बस केवल नाम याद कर लेना। अब ये थोड़ा सा डिटेल मैंने इसलिए पढ़ा दी क्योंकि ये मोस्ट है, इससे प्रश्न बन सकते हैं, है ना। विशेषक सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने। किसने दिया है, आरबी कैटल ने, ठीक है, ठीक है। मांग का सिद्धांत किसने दिया है, हेनरी मुर्रे ने। पढ़ने को तो हम इनको ही पढ़ सकते हैं डिटेल में, कहीं व्यक्ति कुछ भी करता है उसकी शरीर के मांग के अनुरूप काम करता है, भोजन की आवश्यकता है तब वैसे काम करेगा, है ना। या अब्राहम मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत है व्यक्तित्व का, व्यक्ति कब कैसा होगा, समझाया मैंने आपको। अब्राहम मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत, उसमें कहा सबसे पहले व्यक्ति कौन से काम करता है, शारीरिक, शारीरिक मांग होती है, जैसे क्या, भूख प्यास, भूखे भजन न होए गौपाला, जा धरिए तेरी कंठी माला। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक ऐसे आपको बना के बताया था। सबसे पहले होती है कौन सी मांग, मांग शारीरिक मांग, शारीरिक मांग, शारीरिक मांग। उसके बाद होती है हमारी कौन सी, सुरक्षा की मांग। काय की मांग होती है, सुरक्षा की मांग। और फिर इसके बाद क्या होती है, समाज की मांग। काय की होती है, समाज की मांग। और उसके बाद हमारी होती है क्या, सम्मान की मांग। काय की होती है, सम्मान की मांग। और लास्ट में होती है हमारी क्या, आत्म अनुभूति की मांग। क्या होती है, आत्म अनुभूति की मांग। ये मांग होती हैं। ये मांग बताई किसने वास्तव में, इस प्रकार से ये बनाया गया था, ठीक है। पहली मांग, ये दूसरी मांग, ये तीसरी मांग, ये चौथी, और ये पांचवी मांग। ये अब्राहम मास्लो का सिद्धांत किसका है, अब्राहम, क्या बना दिया, अब्राहम मास्लो का मांग का सिद्धांत। इसे बोलते हैं क्या, मानवतावाद। मानवतावाद जनक कौन है, अब्राहम मास्लो। सबसे पहले व्यक्ति मांग काय की होती है, तो ये उम्र के हिसाब से भी तो बांट सकते हो। बाल्यावस्था में ये है, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में ये है ना, प्रौढ़ अवस्था में समाज की और सम्मान की, और वृद्ध अवस्था में आत्मानुभूति की। उम्र के हिसाब से देखो, समझो तो। सबसे पहले क्या चाहिए आदमी को, खाना, नींद, वो ही करेगा आदमी। मजदूर आदमी, जब तक आदमी घर पैसा नहीं है, बाकी रोटी की पानी जुगाड़ नहीं, तब तक वो दुनिया में कच्छू की सोच रहा हो। सबसे पहले क्या सोचेगा, सोबे की, खावे की, दैनिक क्रियाएं, शरीर की आवश्यकता पूरी करेगा, वो ही काम करेगा जो बाकी शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खाना सोना, है ना, ये सब। जब शरीर की मांग पूरी हो जाएंगी ना, घर है बड़े कट्टी भर के गेहूं धरे हैं, सब व्यवस्था है, तो फिर वो सोचा हो कि अच्छा घर बन जाए, सर्दी गर्मी से, चोरों से, इन सब से सुरक्षा हो, कपड़े लत्ते सब कुछ हो, है ना, वर्षा धूप पानी से सुरक्षा हो, फिर वो काम करता है। जब अच्छो घर बन गओ, है ना, मजबूत घर है, सुरक्षित, अकेले अकेले शरीर सुरक्षा नहीं, उसके आसपास सुरक्षा सब में कंप्लीट है, तो फिर वो बात करता है कि समाज की, उसकी जो समाज हो, उसके रिश्तेदार नातेदार हों, उसके जानने पहचानने वाले हों, ये है ना, उसका परिवार हो, तो समाज चाहता है फिर व्यक्ति। और जब समाज अच्छी मिल जाता है ना, तो जब चाहता है कि समाज बाप का करे, सम्मान करे, सभी लोग समाज में क्या होना चाहिए, उसका सम्मान। फिर वैसे काम करता है व्यक्ति, समाज में सम्मान मिले, समाज सेवा, ईमान, है ना, भलाई के काम। जब तुम्हारे घर ही है नहीं कछु, तो दूसरे ने दान दोगे का, दूसरे के मोड़ियों के ब्याह करवाए पैसे दोगे का, भाई ये सम्मान का कहलाने करता है ना आदमी, ये सब चीजें। सम्मान पहले कैसे कि शरीर, फिर सुरक्षा, फिर समाज, फिर सम्मान। और जब जब ये सब चीजें मिल रही ना आदमी है, तो फिर आखिरी में क्या करते हैं, आत्मानुभूति। फिर बात दिखाते कि सब व्यर्थ है, सब मोह माया है, सब यहीं रह जाएगा, भाई आत्मा की चेतना जग जाता बाकी, फिर भगवान की बात करते, खुदे जानबे की बात करता है। और जोनो ये नहीं है ना, तो जहाँ नहीं पहुंच पाए। इसलिए ये क्रम रहता है। ये किसने बताया था, अब्राहम मास्लो ने। ऐसे ही मांग का सिद्धांत किसने दिया है, हेनरी मुर्रे ने।
व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड ने, विशेषक सिद्धांत कैटल ने, मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने, और शारीरिक सिद्धांत किसने दिया था? सेल्डन ने। अभी पढ़ के आए ना सेल्डन, गोलकाय है ना, आयताकार, लंबकाय, बताया एक्टोमॉर्फिक, ये देख लो। अब देखो आगे, अब अगला हमारा क्या, लास्ट, व्यक्तित्व मापन की विधियां। पर्सनालिटी को मापा भी जा सकता है, पर्सनालिटी को मापा भी जा सकता है। पर्सनालिटी दो प्रकार की हो, पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को हम दो तरीके से माप सकते हैं। प्रक्षेपी विधियां हैं और दूसरी अप्रक्षेपी विधियां। देखो हमने कहा कोई व्यक्ति कैसा है, भला आदमी है कि बुरा आदमी, आप हमको अपने जीवन में ही, हम भले हम शब्दों में व्यक्त कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपका इतना जीवन हो गया तो आप को व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति को देखकर ही आप कभी कभी अनुमान लगा पाते हैं, शक्ल देख के ही, कि जो आदमी खड़ूस होएगो, कि अच्छो होएगो, कि भलो आदमी से लग रहा हो, नहीं लगा, लगे, लगता देख के ही कि यार ये तो घमंडी है, ये तो आ रहे, ये तो ऐसा ही है, ये अच्छा भला आदमी दिख रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं देखो, तुम्हें होता हो ना होता, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं समझ जाता हूँ व्यक्ति को देख के कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। पूरी भले नहीं समझ पाए, कुछ हद तक तो अपन गैस कर पाते हैं कि यार ये ऐसा ही होगा। तो ये पहले से ही कहा गया है लोगों को कि जैसे कि जिन व्यक्तियों के दांत वेगरे हों, वो सामान्यतः बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति नीचे देख के चलते हैं वो तरगुना होते हैं, है ना, वो बिल्कुल अपने अपने सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे देख के चलते हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं देख रहे हैं वो, तो होते हैं कुछ व्यक्ति। तो ये हम कह रहे हैं व्यक्तित्व मापन की ये विधियां हैं। तो व्यक्तित्व मापन दो विधियां, प्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी। नाम सही है, प्रक्षेपी मतलब जिनमें प्रयोग किया जाता है, और अप्रक्षेपी जिनमें प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रक्षेपी विधि जिनमें प्रयोग किया जाता है, ये आपको एग्जाम बिल्कुल बन सकते हैं, ध्यान रख लेना। मैं आपके लिए केवल वही कंटेंट लेके आऊँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए प्रक्षेप विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं। पहले दी है टैट, TAT, है ना, इसे बोलते हैं क्या, थर्मेटिक एप्रेक्शन टेस्ट, यानी प्रसंगात्मक परीक्षण। क्या बोलते हैं? प्रसंगात्मक परीक्षण। ठीक है, ये किसने दिया है? मरे और मॉर्गन ने। किसके लिए? 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के लिए, है ना। दूसरा दिया CAT, इसका नाम है चाइल्ड एप्रीपरेशन टेस्ट, है ना, इसे बोलते हैं बाल संप्रत्यय परीक्षण। बाल संप्रत्यय परीक्षण ये किसने दिया है? लियोपोल्ड ब्लैक ने। CAT किसने दिया है? लियोपोल्ड ब्लैक ने। ये 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। और अगला है SAT ये सेंटेंस एप्रेक्स का लग रहा हो, जो अप्रेक्शन टेस्ट, संप्रत्यात्मक बोलते हैं इसे हिंदी में, है ना। टेस्ट, सेट, सेंटेंस पूर्ति, मतलब आपको एक पूरा लाइन दे दिया, एक पूरा ऐसा दे दिया कि साहब एक जंगल में एक शेर रहता था, और आप छोड़ दिया कि अब आप आगे करो पूरा। तो अब व्यक्ति जब इस कहानी को पूरा लिखेगा तो उस कहानी को पढ़ करके हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। देखो जैसे ये उस व्यक्ति ने लिखा कि भाई एक जंगल में शेर रहता था, शेर बड़ा खूंखार था, उसने सारे जानवरों को मार दिया था, तो मतलब ये व्यक्ति कैसा होगा? उग्र होगा। अब वो एक व्यक्ति लगा शेर बड़ा सौम्य था, उसने जंगल में बड़े शांति प्रिय तरीके से शासन करता था, सब लोगों का ख्याल रखता था। समझ रहे मेरी बात? तो हम उस व्यक्ति ने कहानी को पूरा किया कैसे, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति की व्यक्तित्व का पता लगा लेते हैं। जिस तो ये दिया, ये वेरी मोस्ट है, TBT इंक ब्लड टेस्ट, मतलब स्याही धब्बा परीक्षण। किसने दिया है? हरमन रोसा ने दिया। इसने क्या किया था? इसने स्याही के धब्बे वाले जो बॉक्स वो हैं, कार्ड हैं, वो बच्चों को दिखाए। तुमने कभी देखा हो ना कि बादलों में हमको अलग अलग इमेज दिखाई देते हैं। कभी कभी किसी को भगवान बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, किसी को राक्षस दिखाई दे रहा है, किसी को सब्जी, किसी को कदुआ दिखाई दे रहा हो, है ना, कोई समोसा दिखाई दे रहा हो। तो व्यक्ति वहां बादलों में ऐसा कुछ है नहीं है। तुमको समोसा दिखाई दे रहा है तो सामने वाले को दिखाई दे रहा है राक्षस, कोई ये भूत दिखाई दे रहा है, कोई देवता दिखाई दे रहा है। तो वो चीजें जो हमको दिखाई देती है ना, वो वास्तव में हम उसको देखना चाहते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर वो है। तो इसने स्याही धब्बा दिखा करके उसमें क्या है, व्यक्ति को यदि भाई ये जानवर दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं तो प्रकृति प्रेमी है, भूत दिखाई दे रहे हैं तो उसके अंदर भय ज्यादा है। तो इस हिसाब से उसने व्यक्तियों के जो है पर्सनालिटी का टेस्ट किया था। किसने? हरमन रोसा ने। अब याद करेंगे, टीएटी किसने दिया है? मरे मॉर्गन ने, 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों के लिए है। सीएटी किसने दिया है? लियोपोल्ड ब्लॉक ने। ठीक है, ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। और एसएटी सेंटेंस है ना, किसने दिया है? लियोपोल्ड ब्लॉक ने दिया है। और टीबीटी वेरी मोस्ट शायद परीक्षण किसने दिया? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके में, मैंने बताया ये टीएटी क्वेश्चन ये किसने दिया था? हरमन रोसा ने। किसने दिया? हरमन रोसा ने। ठीक है, इंक ब्लड टेस्ट है, हर सॉरी ये आई होना चाहिए, आईबीटी, ये टीएटी सीएटी एसएटी आईबीटी। ठीक है, इंक ब्लड टेस्ट आईबीटी। तो ये आईबीटी इसे स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, एक या से मशी परीक्षण भी कहते हैं, कुछ मसी करके। ठीक है, पर आपको तो ये याद रखना, टीएटी सीएटी एसएटी आईबीटी। टीएटी मरे मॉर्गन 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए। एसएटी होता है भैया ये सी से चाइल्ड है तो बच्चों के लिए होगा 3 से 11। लियोपोल्ड ब्लॉक। एसएटी ये दिया है कि एसएटी लियोपोल्ड ब्लॉक ने दिया है क्या? जरा उसमें बुक में देखना, मेरे हिसाब इसमें कुछ और होगा। अरे दिया उसने पीछे तो मिलता कहाँ है? तो मिला मुंह किताब ला, मैं ढूंढूंगा, 1 मिनट बोला, उठा दे जल्दी। मिल नहीं रहा, कहाँ नहीं मिलेगा? ये क्या आएगा? सेंटेंस कंप्लीट। अरे तो है तो वही ना सेंटेंस, उसमें एस सी टी दिया, इसमें गलत लिखा है। ये इसका सही आंसर है पाइन व टेट, वही तो मैं कह रहा हूँ। एस सी टी है वास्तव में, ये एस सी टी, एस ए टी नहीं, एस सी टी है। क्या है? एस सी टी। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सेंटेंस कंप्लेक्शन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए होता है, यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या बोलते हैं? वाक्य पूर्ति। ये दिया किसने? ये सही कर लेना, ये दिया किसने? इसमें गलत लिखा है, ये दिया पाइन बाट, पाइन पाइन और दूसरे व्यक्ति हैं टेडलर, टेडलर। ठीक है, ये सही करना है, इसको आप लिख लेना जब बाद में। तो ये हमारे परीक्षण हैं, कौन कौन से होगा भैया? टीएटी मरे मॉर्गन 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए, सीएटी लियोपोल्ड ब्लॉक, और एससीटी है। क्या है? एससीटी किसने दिया है? पाइन बा टेडलर ने। ठीक है, ये सही करना, एससीटी पाइन बा टेडलर ने। और आईबीटी किसने दिया? हरमन रोसा। ये रोसा है, रोसार्क नहीं है, रोसा ही है, वो तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा। स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक, अब अप्रक्षेपी विधि जो है वो कौन कौन सी विधि होती है भैया? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट ने दी थी, प्रश्नावली विधि सुकरात ने दी थी। ठीक है, साक्षात्कार विधि ये किसने दी है? डार्ले। ठीक है, तो ये विधि हो गई। वस्तुनिष्ठ विधि बाह्य दर्शन विधि दी है वॉटसन ने। ठीक है, निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि, शारीरिक परीक्षण, मूल्यांकन, ये विधियां हो गई वस्तुनिष्ठ विधि। और मनोविश्लेषण विधि ये दी है, ये किसने दी है? फ्रायड ने। किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने। और शब्द सहचार्य विधि, ये अप्रक्षेप विधि 3 प्रकार होती है, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, मनोविश्लेषण। व्यक्तिनिष्ठ वो होती है जब व्यक्ति खुद के बारे में खुद ही जांच करता है, मैं अपने अंदर खुद झांकूंगा तो क्या कहलाती है? व्यक्तिनिष्ठ विधि। और वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है? जब आपके बारे में मैं तय करूं। बात समझ में आ रही है? देखो, मैं स्वयं के बारे में खुद जान रहा हूं कि मैं कैसा हूं, खुद का अंतर्दर्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अंतर्दर्शन। तो कहलाती है आत्मनिष्ठ विधि कह दूं या उसे व्यक्तिनिष्ठ विधि कह दूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है? इसमें समाज या कोई बाहर का व्यक्ति ही आपके पर्सनालिटी की जज करता है। जैसे
मान लो कि अपन ने शादी करना है, तो अपन भाई किसी के घर के लड़के के लड़की के बारे में पूछते हैं ना, तो क्या उससे थोड़ी पूछेंगे? तो अपने बारे में कोई गलत कह देगा क्या भाई? अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे क्या उनको मोड़ा कैसे हो, घर कैसे हो है, पूछेंगे? तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? वो हो जाएगी भाई बाहर, देखिए बाहर से हम या तो खुद देखें, या समाज मिति विधि। क्या है? समाज मिति विधि, समाज से पूछ रहे हैं। निरीक्षण मतलब मैं देख रहा हूँ कि तू कैसा है, कैसे चल रहा है। वह दर्शन बाहर से लोग देख रहे हैं, तो ये शारीरिक परीक्षण, ये सब वस्तुनिष्ठ विधि। जब व्यक्ति बाहर से देखता है, व्यक्तिनिष्ठ जब एक व्यक्ति को व्यक्ति अंदर से देखता है। और मनोविश्लेषण क्या है कि आपको सपने कैसे आ रहे हैं, उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी को तय करते हैं। हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज। तो आपसे आपके अंदर क्या भरा पड़ा हुआ? अचेतन मन को जानने का प्रयास। क्या है? क्या कहलाता है? मनोविश्लेषण। ठीक है, अचेतन मन समझ गए ना? आपके अंदर जो भरा पड़ा हुआ वो हम उगलवा दें आपसे, या तो हिप्नोटाइज कर दो, नहीं एक आध लाल क्वार्टर पे आ तो अपने आप बक देगो आदमी कि मैं कैसा हूं। ठीक है, ठीक। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, अब इसको बंद कर दो।